सोचिए, एक ऐसी प्राचीन शहरी सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दें तो भी उनसे बड़ी थी। एक ऐसी जगह जहां आज से मतलब 4,500 साल पहले लगभग हर घर में अपना बाथरूम और अपना कुआं था। और सड़कें एक परफेक्ट ग्रिड में बनी थीं। बिल्कुल, लेकिन एक पेंच है, हम आज तक उनकी लिखावट का एक शब्द भी नहीं पढ़ पाए हैं। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं उसकी दुनिया में उतर रहे हैं। और हमारे पास जो स्रोत है वो इसके समय, इसकी अविश्वसनीय उपलब्धियों और हाँ, इसके लोगों की उत्पत्ति के बारे में जो गर्मा-गर्म बहसें चलती हैं उन पर रोशनी डालते हैं। सही। और हमारा मकसद सिर्फ तारीखें और तथ्य गिनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सभ्यता अपने समय से इतनी ज्यादा आगे कैसे थी, ये लोग थे कौन, और वो कौन से गहरे रहस्य हैं जो आज भी मतलब दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट्स को उलझाए हुए हैं। तो चलिए इसके उदय, शिखर और फिर इसके गुम हो जाने की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। चलिए। तो शुरुआत इसके साइज से ही करते हैं, क्योंकि वही दिमाग चकराने वाला है। हाँ, इसका पैमाना बहुत बड़ा था। हमारे सूत्र बताते हैं कि ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी। इसका जो पूरा समय है वो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। लेकिन इसका जो गोल्डन पीरियड था, मतलब शहरी दौर, हाँ, जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर अपने पीक पर थे, वो था 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। और इसका फैलाव, मतलब ये उस युग की सबसे बड़ी सभ्यता थी। कितनी बड़ी? लगभग 12 से 13 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका। ओह! अंदाजा लगाइए, आज का पूरा पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत के राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, अच्छा, और यहाँ तक कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी। ये सभ्यता सिंधु और घग्गर हाकरा नदी के आसपास फली फूली, जिसे कई लोग प्राचीन सरस्वती नदी भी मानते हैं ना। बिल्कुल। और इसकी खोज की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। सही बात है। मतलब हजारों साल तक ये पूरी की पूरी सभ्यता जमीन के नीचे दबी रही, किसी को पता तक नहीं था। हाँ, फिर 1921 में दयाराम साहनी, उन्होंने हड़प्पा की खुदाई शुरू की। और ठीक एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को खोज निकाला। और फिर आया 1924 का साल, जब जॉन मार्शल ने, जो उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने लंदन में दुनिया को इसके बारे में बताया। वो एक धमाका रहा होगा। बिल्कुल, उसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को एक झटके में हजारों साल और पीछे धकेल दिया। इससे पहले तो सब यही मानते थे कि भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। हाँ, इस खोज ने सब कुछ बदल दिया। और सिर्फ इतिहास को ही पीछे नहीं धकेला, इसने हमें ये भी दिखाया कि उस पीछे के समय में भी वो लोग हमसे कितने आगे थे। खासकर जब हम उनके शहरों को देखते हैं। हाँ, वो टाउन प्लानिंग तो कुछ और ही लेवल की थी। बिल्कुल, वो कोई बेतरतीब बसावट नहीं थी। सड़कें एकदम सीधी, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थूं, एक चेस बोर्ड जैसा पैटर्न। और घर, वो भी पकी हुई ईंटों से बने थे। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात सामने आती है, जो है ईंटें। सुनने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन सोचिए, हड़प्पा में मिली ईंट का साइज वही है जो 500 किलोमीटर दूर धोलावीरा में मिली ईंट का है। मतलब पूरी सभ्यता में एक ही स्टैंडर्ड साइज। एग्जैक्टली। ये सिर्फ मानकीकरण नहीं है, ये एक अविश्वसनीय स्तर के केंद्रीय नियंत्रण या किसी तरह के समझौते का सबूत है। बिना आज की टेक्नोलॉजी के ये कैसे मुमकिन हुआ? यही तो सवाल है। ये दिखाता है कि कोई सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जरूर रही होगी। और उनका ड्रेनेज सिस्टम, वो तो आज की स्मार्ट सिटीज को भी टक्कर दे दे। हर घर की नाली सड़क की मुख्य ढकी हुई नाली से जुड़ती थी। हर घर में अपना बाथरूम, मतलब 4,500 साल पहले। हाँ, और अपना निजी कुआं भी। ये तो अविश्वसनीय है, स्वच्छता पर इतना ज्यादा ध्यान। बिल्कुल। और सिर्फ निजी घर ही नहीं, सार्वजनिक इमारतें भी कमाल की थीं, जैसे मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार। हाँ, एक बड़ा पक्की ईंटों से बना तालाब जिसे वाटर टाइट बनाने के लिए बिटुमिन का इस्तेमाल किया गया था। शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता होगा। ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं। इसके अलावा हड़प्पा में बड़े बड़े अन्न भंडार, मतलब ग्रेनरीज मिली हैं, जो बताती हैं कि अनाज को जमा करने का एक संगठित सिस्टम था। सही। तो सब कुछ था, प्लानिंग, इंजीनियरिंग, स्वच्छता, सिवाय एक चीज के।
हमारे सूत्रों में इस बात पर जोर है कि यहाँ मिस्र के पिरामिडों या मेसोपोटामिया के विशाल जिगुरेट यानी मंदिरों और महलों जैसा कुछ नहीं मिला। सही कहा। कोई भव्य राजा की कब्र नहीं, कोई विशाल पूजा स्थल नहीं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये संभावना की ओर इशारा करता है कि समाज पर किसी एक सर्वशक्तिमान राजा का शासन नहीं था। लेकिन ये मानना थोड़ा मुश्किल नहीं है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मानकीकृत ईंटें और कोई राजा नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। शायद हमारा राजा का जो आइडिया है वही यहाँ फिट नहीं बैठता। तो फिर क्या था? हो सकता है कि ये एक समतावादी यानी बराबरी पर आधारित समाज रहा हो, या शायद सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर व्यापारियों की परिषदों या जमींदारों जैसे कई समूहों में बटी हो। एक तरह की रिपब्लिकन व्यवस्था। कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। ये उस युग की दूसरी राजशाही सभ्यताओं से बहुत अलग तस्वीर पेश करता है। तो अगर कोई एक बड़ा राजा नहीं था तो फिर आम लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते थे? मतलब करते क्या थे? देखिए, उनका मुख्य आधार तो खेती ही था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान थे। क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें और भी कई तरह की फसलें। और एक दिलचस्प फैक्ट, बताइए। दुनिया में कपास उगाने और उससे कपड़ा बनाने का सबसे पहला सबूत यहीं से मिलता है। अच्छा, तो कॉटन की देन दुनिया को इसी सभ्यता की है, कह सकते हैं। मतलब वे सिर्फ किसान नहीं थे। उनके शहरों को देखकर तो लगता है कि और भी बहुत कुछ चल रहा होगा। बिल्कुल, वे बेहद कुशल कारीगर थे। जैसे वो लाजवर्थ और कारेलियन जैसे कीमती पत्थरों से सुंदर मनके बनाते थे, मिट्टी के बहुत आकर्षक बर्तन तैयार करते थे और कांसे की धातु का काम करने में माहिर थे। और व्यापार? उनका व्यापारिक नेटवर्क बहुत बड़ा था। लोथल जैसे बंदरगाह शहरों के सबूत मिले हैं। मतलब समुद्री व्यापार भी होता था? हाँ, मेसोपोटामिया यानी आज का इराक, अफगानिस्तान और ईरान के साथ। इसका सबसे पुख्ता सबूत यह है कि हड़प्पा की मोहरें मेसोपोटामिया के शहरों की खुदाई में मिली हैं। और उनकी कला, वो भी तो बहुत कुछ कहती है। मोहनजोदाड़ो से मिली वो डांसिंग गर्ल की छोटी सी कांस्य मूर्ति। हाँ, उसका आत्मविश्वास, उसका पोस्चर, वो आज भी कितनी मॉडर्न लगती है। बिल्कुल। और वो दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति, जिसे पुजारी राजा कहते हैं। हाँ, हालांकि हम पक्के तौर पर नहीं जानते कि वो कौन था, पर ये मूर्तियां हमें उनके समाज के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। उनके मोहरों पर जानवरों के चित्र भी बहुत हैं। हाँ, खासकर एक सींग वाले जानवर का, यूनिकॉर्न जैसा। वो शायद उनका कोई पवित्र पशु रहा होगा। और एक पशुपति की मोहर भी है। वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर एक योगी जैसी आकृति जानवरों से घिरी हुई बैठी है। कुछ विद्वान उसे भगवान शिव का आरंभिक रूप या आद्य शिव मानते हैं। और अब आते हैं उस ताले पर जिसकी चाबी आज तक किसी को नहीं मिली। उनकी लिखावट। हाँ, उनकी लिपि सबसे बड़ा रहस्य। हमें उनकी लिखावट के नमूने उनकी मोहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर मिले हैं। ये एक चित्रात्मक लिपि है। हमें इसके बारे में क्या पता है? हमें ये पता चल गया है कि इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, उर्दू की तरह। लेकिन मतलब नहीं पता। नहीं, आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे अगर सुलझा लिया जाए तो हम उनके समाज, धर्म, भाषा सब कुछ जान सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये लोग थे कौन? आए कहाँ से थे? हमारे स्रोतों में इस पर कई सिद्धांत दिए गए हैं और ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय रहा है। हाँ, और जो सिद्धांत आज सबसे ज्यादा मान्य है वो है स्वदेशी विकास का सिद्धांत। मतलब ये कि सिंधु घाटी सभ्यता कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं की गई थी, बल्कि इसका विकास यहीं की स्थानीय जो नव पाषाणकालीन संस्कृतियां थीं उनसे धीरे धीरे हजारों सालों में हुआ। इसका कोई सबूत है? सबसे बड़ा पुरातात्विक सबूत हमें मेहरगढ़ से मिलता है, जो अब बलूचिस्तान में है। ये लगभग 7000 ईसा पूर्व का एक गांव है। वहां हमें खेती की शुरुआत से लेकर शहरों के विकास तक का पूरा क्रम देखने को मिलता है। ये तो पुरानी खुदाई की बात हुई। आजकल तो जेनेटिक्स और डीएनए का जमाना है। बिल्कुल सही सवाल। 2019 में राखी घड़ी, जो हरियाणा में है, वहां से मिले एक कंकाल के प्राचीन डीएनए पर एक बहुत बड़ी स्टडी आई थी। और उसके नतीजे क्या थे? चौंकाने वाले। उस डीएनए में 2 मुख्य आनुवंशिक घटक मिले। एक प्राचीन ईरानी किसानों से संबंधित वंश और दूसरा प्राचीन दक्षिण भारतीय शिकारियों का वंश। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसमें स्टेपी, जिन्हें अक्सर इंडो आर्यन से जोड़ा जाता है, उनका कोई डीएनए नहीं था। मतलब कोई बाहरी हमलावर या माइग्रेंट ग्रुप नहीं आया था जिसने ये सभ्यता बसाई। एग्जैक्टली।
इस डीएनए सबूत ने स्वदेशी विकास के सिद्धांत पर एक तरह से मुहर लगा दी। लेकिन पहले तो ये भी माना जाता था कि ये लोग शायद मेसोपोटामिया से आए थे। हाँ, शुरुआती दौर में कुछ विद्वानों ने विसरणवादी सिद्धांत दिया था, लेकिन वो अब पूरी तरह से खारिज हो चुका है। दोनों सभ्यताओं की लिपि, नगर नियोजन, इन सब में जमीन आसमान का अंतर है, और डीएनए सबूत भी नहीं है। और द्रविड़ कनेक्शन के बारे में क्या? ये परिकल्पना तो बहुत सुनने में आती है। ये एक बहुत ही मजबूत परिकल्पना है, पर है अभी भी परिकल्पना ही। कई भाषाविद मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग शायद प्रोटो द्रविडियन भाषा बोलते थे, जो आज की दक्षिण भारतीय भाषाओं की पूर्वज हैं। हाँ, जैसे तमिल, तेलुगु। इसके पक्ष में कुछ अप्रत्यक्ष सबूत हैं, जैसे आज भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ब्राहुई नाम की एक भाषा बोली जाती है, जो एक द्रविड़ भाषा है। बिल्कुल। ये सिंधु क्षेत्र में द्रविड़ भाषा की मौजूदगी का एक जीता जागता अवशेष हो सकती है, पर जब तक हम लिपि पढ़ नहीं लेते, इसे 100% साबित नहीं कर सकते। हमारे स्रोतों में एक और सिद्धांत का जिक्र है, आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। हाँ, और यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि स्रोत ये साफ करते हैं कि इसे मुख्य धारा के एकेडमिक जगत में स्वीकार नहीं किया जाता। मतलब ये एक फ्रिंज दृष्टिकोण माना जाता है। बिल्कुल। ये सिद्धांत कहता है कि इंडो यूरोपीय भाषाएं भारत में ही पैदा हुईं और सिंधु घाटी सभ्यता ही वैदिक सभ्यता थी। पर भाषाई, पुरातात्विक और सबसे बढ़कर आनुवंशिक साक्ष्य इसका समर्थन नहीं करते। जैसा हमने पहले कहा, जेनेटिक्स से पता चलता है कि स्टेपी वंश तो भारत में 2000 ईसा पूर्व के बाद आया। हाँ, सिंधु सभ्यता के शहरी पतन के बाद। तो हम यहाँ सिर्फ स्रोतों में दिए गए अलग अलग दृष्टिकोणों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। तो अगर ये इतनी महान सभ्यता थी जिसका विकास भी यहीं हुआ था, तो फिर इसका अंत कैसे हो गया? ये अचानक गायब क्यों हो गई? पहला करेक्शन, ये अचानक गायब नहीं हुई। अच्छा। ये एक क्रमिक पतन था जो लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ और कई 100 सालों तक चला, और इसका कोई एक सिंगल कारण नहीं था। तो सबसे बड़ा विलन कौन था? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। हाँ, जो लेटेस्ट रिसर्च हमारे पास है वो बताती है कि उस दौर में एक बहुत लंबा सूखा पड़ा था। मॉनसून, जिस पर उनकी खेती निर्भर थी, सदियों तक कमजोर रहा। जब बारिश ही नहीं होगी तो खेती ध्वस्त हो जाएगी, और जब खेती नहीं होगी तो आप इतने बड़े शहरों को कैसे खिलाएंगे? और नदियों का क्या? बिल्कुल, नदियों का रास्ता बदलना एक और बड़ा कारण था। खासकर घग्गर हाकरा नदी, जिसके किनारे कई बड़े शहर थे, वो धीरे धीरे सूखने लगी। तो सूखा और नदियों का सूखना। हाँ, और शायद बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी। धीरे धीरे इन सब कारणों से लोग अपने बड़े शहरों को छोड़कर पूर्व की ओर गंगा के मैदानों की तरफ छोटे छोटे गांवों में बसने लगे। शहरीकरण खत्म हो गया। और वो जो पुरानी थ्योरी थी आर्य आक्रमण की, वो एक पुराना और अब ज्यादातर खारिज किया जा चुका सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि किसी बड़े पैमाने पर आक्रमण या नरसंहार के कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं। शहरों में तबाही के वैसे निशान नहीं हैं। हाँ, जैसा कि जेनेटिक्स से पता चलता है, मध्य एशिया से लोगों का प्रवासन जरूर हुआ था, लेकिन वो पतन के बाद हुआ। हाँ, और वो शायद एक धीमी प्रक्रिया थी, न कि कोई हिंसक आक्रमण। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझ सकते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता एक आश्चर्यजनक रूप से उन्नत, सुनियोजित और, जैसा कि सबूत इशारा करते हैं, संभवतः एक गैर राजशाही, समतावादी शहरी सभ्यता थी। यह दक्षिण एशिया की एक उन्नीक और स्वदेशी उपलब्धि है, एक साझा विरासत जिस पर आज भारत और पाकिस्तान दोनों गर्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं, रहस्य अभी भी बाकी है। उनकी लिपि एक ताला है जिसकी चाबी अभी तक नहीं मिली है, एक टाइम कैप्सूल की तरह। हाँ, अगर हम इसे समझने में कामयाब हो गए तो ये दक्षिण एशिया के शुरुआती इतिहास की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये हमें उनके नाम, उनके देवताओं के नाम, उनकी कहानियां बता सकता है। और अंत में एक सवाल, स्रोतों से ये साफ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल महल, मंदिर और किसी एक राजा के शासन के संकेत नहीं मिलते। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। तो इतने बड़े पैमाने पर एक सभ्यता जो एक शक्तिशाली केंद्रीय सम्राट के बिना संगठित थी, वो हमें समाजों के अलग अलग तरीकों से संगठित होने के बारे में क्या सिखा सकती है? क्या उनके शासन के मॉडल में, जहां सत्ता शायद बटी हुई थी, कोई ऐसा सबक छिपा हो सकता है जिसे हम आज की इस केंद्रीकृत दुनिया में भूल चुके हैं?